गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए, क्योंकि ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया। बहुत सारी अहम बातें कही। क्या कुछ अहम बातें कही प्रधानमंत्री ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वो आपको बताएंगे आगे। साथ ही साथ कर्नाटक से जो खबर आ रही है वो ये कि वहां के जो सीएम सिद्धारमैया हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुडा जो जमीन घोटाला है उसमें अब राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है सीएम के खिलाफ। क्या कुछ है ये सारा मामला, इसको दिखाएंगे और साथ साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही होंगे दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सदस्य देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की योजना को रखा। कहा, विकास के लिए वित्तीय मदद के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा भारत। ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा खुद तय की गई विकास प्राथमिकताओं से होगा प्रेरित। तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान घरेलू मामलों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। कहा, सदस्य देशों ने इसे बताया चिंता का विषय। सम्मेलन में गाजा और यूक्रेन में जारी तनाव का मुद्दा भी उठा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ी। राज्यपाल ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के साइट आवंटन घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। भाजपा का आरोप, शामिल है घोटाले में मुख्यमंत्री और उनका परिवार। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में देश भर के चिकित्सकों का विरोध जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। भाजपा ने ममता सरकार पर न्याय की आवाज दबाने का लगाया आरोप। शुक्रवार को निकाली गई रैली को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई ममता बनर्जी। भाजपा अगले 2 महीनों में चलाएगी देशव्यापी सदस्यता अभियान। पार्टी के मोर्चे में सदस्यता के लिए प्रभारियों के नामों का किया गया ऐलान। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया यह फैसला। राजस्थान के उदयपुर में 2 बच्चों की झड़प के बाद पैदा हुए तनाव से निपटने में जुटा प्रशासन। चाकूबाजी की घटना में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर की गई कार्रवाई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। धारा 144 को किया गया लागू। जयपुर में भी तनाव की खबरें, प्रशासन ने किए पुख्ता बंदोबस्त। देश में मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं आया है सामने। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने का लिया गया फैसला। और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद विनेश फोगाट भारत लौटी। चैंपियनों की तरह ही किया गया स्वागत। पहलवान बजरंग पुनिया के तिरंगे के अपमान पर भड़का भारतीय समुदाय। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है इसकी आलोचना। तो ये थे अब तक की तमाम हेडलाइंस। शुरुआत आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है और इस सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। पीएम ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर, एक स्वर में, एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक संरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान देगा। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ समारोह के समापन वक्तव्य में मिलजुल कर आगे बढ़ने पर जोर दिया। आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। और ग्लोबल साउथ समिट की तीसरी बैठक का समापन हो गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इसका मुख्य विषय था टिकाऊ भविष्य के लिए ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाना। उन्होंने कहा कि सम्मेलन को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें वैश्विक चुनौतियों से संबंधित विषयों पर अहम चर्चा हुई। I essentially culled out 10 points of importance which were overlapping, which were, I think, broadly reflective of the sentiment of the discussions. And this is at the leaders level. And these 10 points, one, of course, was that the problems which they all raised, which was the core of the discussion, where today food, health, and energy security issues, the challenges faced on resources and accessing resources, the problem of realizing the demographic dividend, concerns about employment and about economic inequality. There was a very strong focus on their climate concerns. So almost every leader spoke about the extreme weather. Many referred to the emissions challenge, growing pollution. A few of them brought up specifically water issues, biodiversity, and the small island developing states were particularly articulate about their predicament.
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सम्मेलन में बांग्लादेश में मौजूदा चुनौतियों का जिक्र किया। We've just concluded the third Voice of the Global South Summit. It began with a leaders session in the morning and it's just concluded with a session of the foreign ministers. All in all, 123 countries took part in the summit, including India. At the level of head of state, head of government, there were 21 countries. There were 118 ministers, not counting the foreign ministers, and there were 34 foreign ministers. There were also 5 multilateral development banks. As I said, we had an inaugural session, and then there were 10 ministerial sessions, 2 foreign ministers, a health, youth, finance, trade, IT, energy, education, and environment. The main theme of the third Voice of Global South Summit was Empowered Global South for a Sustainable Future. और वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान ग्लोबल साउथ के शिक्षा मंत्रियों के सत्र को संबोधित किया। सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की, जिससे भारत 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। Today, I am excited to share India's journey towards achieving sustainable development goals through education and outline our shared goals with Global South. Education is crucial in this context, not just for impacting skills but for nurturing talent, fostering innovation, and building resilient communities. It can serve as a powerful catalyst for sustainable development. Education is a cornerstone of Prime Minister Narendra Modi's vision of Vikasit Bharat or Developed India. Under his leadership, we introduced the National Education Policy 2020, which aims to position India as a 21st century knowledge economy. और यहाँ के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भारत। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मूडा मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मामला कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की विरासत अब भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर मूडा घोटाले तक इसका जीता जागता प्रमाण है। कर्नाटक में सियासी हलचल बीते कई दिनों से लगातार तेज है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मूडा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है। ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। Facing regarding the Mooda scam, the investigating agencies will now have to start the process of prosecution, and needless to say, one cannot expect the Chief Minister to continue in office while agencies that report to him are investigating the allegations and charges made against him. वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लूट और झूठ को उन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जब से आई है तब से इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि कभी मूडा स्कैम तो कभी वाल्मीकि स्कैम। अब वाल्मीकि स्कैम में भी 180 करोड़ की लूट मचाई है। वहां पे एक अफसर ने आत्महत्या की है और वो अफसर ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री का नाम भी लिया है। और कांग्रेस की सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी निर्लज है कि उन्होंने कहा कि स्कैम तो हुआ है पर ये 180 करोड़ का नहीं, ये 90 करोड़ का स्कैम है। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकारा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। The entire cabinet is with me. The government is with me. All MLAs are with me. All Congress MLAs are with me. MLCs are with me. All Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा मामला है क्या। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुड्डा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुड्डा द्वारा विकसित भूमि की 50-50 ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मुड्डा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। दरअसल मुड्डा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इस पूरे मामले के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार जारी है। नेशनल हेराल्ड से लेकर कर्नाटक के मुडा घोटाले तक कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का इतिहास जग जाहिर है। बार बार उन्होंने निजी लाभ के लिए लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इस फैसलों को असंवैधानिक कहने के बजाय कांग्रेस को अपने कामों पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, जबकि उनके अपने ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार से जमीन हड़पने में शामिल हैं। ये कांग्रेस के पाखंड और परिवार केंद्रित राजनीति का एक और उदाहरण है। तो ये क्या है सारा मामला, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारा आज का विशेष हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या है हमारा आज का विशेष, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का विशेष है वो है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें। जी हाँ, किस तरह से उनकी बढ़ी मुश्किलें, ये सारा क्या मामला है, इस पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ SA हेमंत कुमार जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान, जाना पहचाना चेहरा R राजगोपालन जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजगोपालन सर आप ही से। आप तो कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, उस पर बहुत कुछ लिखते हैं। ये जो सारा मामला मुडा का है, और अब जबकि राज्यपाल ने कह दिया कि मुकदमा उस पर मुख्यमंत्री पर चलाया जाना चाहिए, चलाने की अनुमति दे दी है, कितनी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं कर्नाटक के CM के लिए? मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का इस्तीफा देना पड़ेगा और वो विकल्प नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संरक्षण ले करके वो पद पर, जैसे अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू कर रहे हैं जेल से, ऐसे मिस्टर सिद्धरामैया भी कर सकते हैं। लेकिन सिद्धरामैया का जो फ्रॉड है, स्कैम है, जो उनकी वाइफ के नाम पर प्लॉट अलॉट करके वो अपना बना करके उसको विस्तार से बेचने के लिए काम किया है, ये एकदम कानून की विपरीत है। देयरफॉर 3 लोगों ने RTI के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू डिटेल्स ले करके उसको एनक्लोज करके गवर्नर से सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया है। अभी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मिल गया है, लोकल पुलिस स्टेशन में जा करके दखल अंदाज करना है। आपको याद होगा डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने जयललिता को खिलाफ चन्ना रेड्डी साहब से करके दिया है, वो जयललिता ने इस्तीफा दे दिया जी। बाकी लोगों ने भी ऐसे किया है। 1-2 R बालकृष्णन केरला में मंत्री था, उनको ऊपर भी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, वो भी इस्तीफा दे दिया 15-20 साल पहले। सो देयरफॉर गवर्नर सैंक्शन देने के लिए पावर्स है। लेकिन कांग्रेस को अंदरूनी मामला ये बहुत गंभीर से आ रहे हैं। ये 3 गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बीच में मतभेद में ये कर्नाटक सरकार तड़प रहे। सिद्धरामैया एक गुट है, शिव कुमार एक गुट है, मल्लिकार्जुन खड़गे एक गुट है। लेकिन ये गुट में बीच में फंस गया सिद्धरामैया। सिद्धरामैया कांग्रेस ही नहीं है, वो JDS से आए थे, देवेगौड़ा सरकार से इस्तीफा दे करके, उनकी पार्टी से इस्तीफा दे करके कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। लेकिन सिद्धरामैया अच्छा पॉलिटिशियन है, लेकिन ये स्कैम करके, फ्रॉड करके, जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता ने भी किया, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी किया है, सिद्धरामैया का चीज मैं इस्तीफा नहीं दे दूंगा करके स्पष्टीकरण कर दिया। तो राजगोपालन सर, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि सिद्धरामैया कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये सारा फैसला, ये ऑर्डर देना, लेकिन आपने एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि बीते सालों में भी, बीते टाइम में भी इस तरह के फैसले दिए गए हैं और CM को इस्तीफा देना पड़ा है। इसका मतलब कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, राज्यपाल का ऑर्डर देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे केजरीवाल है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे केजरीवाल जेल में बैठ करके मतलब लिख के दे सकते हैं, अतिशी झंडा उठाएगी, ये क्लीन करो करके, जैसे केजरीवाल कर रहे ऐसे सिद्धरामैया भी करने के लिए कोशिश कर रहे। लेकिन लोकल बीजेपी, लोकल विपक्ष पार्टी, लेकिन सिद्धरामैया ने भी बहुत पॉलिटिक्स खेल किया है। जो मुझे लगता है पिछले 3 महीने के अंदर इनकी 2 तकड़ा पार्टी है, बीजेपी JDS, देवेगौड़ा का पोता का मतलब अरेस्ट किया, याद होगा आपको। जी जी। इनको करके येडुरप्पा के ऊपर केस किया, पास्को केस,
छोटा लड़की को अपहरण करके बलात्कार किया करके जानबूझ करके ये कर रहे थे। लेकिन एज यू सो सो शैल यू रीप करके अंग्रेजी में कहावत है। जिसने इनके ऊपर बाकी के ऊपर किया था ये आपने ऊपर सिद्धरामैया के ऊपर भी आ गया। लेकिन कर्नाटका पॉलिटिक्स में आज से मोड़ हो गया। गवर्नर ने सैंक्शन दिया है, मिस्टर सिद्धरामैया इस्तीफा देना ही पड़ेगा 1-2 दिन में। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस ऑर्डर के बाद से, हालांकि सरकार का कहना है कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में, एक तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह से ये आगे का रुख लेगा ये सारा मामला, और दूसरी बात की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो 2009 से ये चला हुआ सारा मामला आ रहा है, बीच में बीजेपी की भी सरकार आई, वो चाहती तो इस पूरे मामले को रद्द कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। और अब जबकि हम सीएम हैं, एक सरकार चल रही है, तो उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। असीम मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, देखिए इसमें हेमंत जी आपकी आवाज जी टेक्निकल। सिद्धरामैया सबको याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कह सकते कि 2009 से चल रहा है, सुन सकते हैं क्या? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? नमस्कार, कैन यू हियर मी? जी 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 बताएं। कैन यू हियर मी? यस। ऐसा है, I fully agree with Mr. Rajagopal ji. Okay, the question here is, क्या मैंने घोटाला नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं कि सिद्धरामैया। हेमंत सर आपकी आवाज जो है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं राजगोपाल जी के पास जाना चाहूंगा। सर यही सवाल आपसे कि एक तो आगे का अब क्या होगा मामला, चूंकि सरकार कह रही है कि हम जाएंगे हायर कोर्ट में, इसको चैलेंज करेंगे, और दूसरी बात कि ये भी कह रही है अपने बचाव में कि ये तो 2009 का मामला है, बीच में बीजेपी की सरकार भी आई, चाहती तो वो उस पूरे मामले को कैंसिल कर सकती थी, लेकिन डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। 2009 से 2024 के बीच में 3 सरकार आ गया था जी। कांग्रेस सरकार भी थी, देवेगौड़ा साहब का बेटा है कुमारस्वामी का सरकार था, भाजपा का बॉम्बे सरकार भी था। उस टाइम पर भी ये कार्रवाई शुरू किया था। किसी ने गवर्नर से जाकर के पिटीशन नहीं दिया है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। ये गवर्नर के देने के बाद ये होगा। इसका बहुत उदाहरण है मिश्रा जी। आपको याद होगा सोनिया गांधी का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक शिकायत किया था राष्ट्रपति से। बिल्कुल। जया प्रदा बच्चन के ऊपर भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या, दोनों अब्दुल कलाम साहब ने स्वीकार करके दोनों को इस्तीफा देने के लिए मजबूरी की थी। तब सोनिया गांधी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा दे सकती है, जया बच्चन ने इस्तीफा दे सकते हैं, क्यों सिद्धरामैया नहीं कर रहे? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लेकर के, अरविंद केजरीवाल जैसे पद में पड़ा है ऐसे ये भी पद में रहना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक का स्थिति अलग है। डीके शिव कुमार जानबूझ करके इनके खिलाफ जो अंदरूनी पार्टी मामला है, सिद्धरामैया को खिलाफ बिल्कुल संकर्षण खोला है, संकट ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में बीट बढ़ गया है। एंड सेकंड थिंग, डीके शिव कुमार का इच्छा है तब आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। शिव कुमार का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, सिद्धरामैया का गुटबाजी में राहुल गांधी भी अपना स्थिति बदल गया है। आपको सिचुएशन क्या है समझ में नहीं आ रहे थे, तब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं इस संकट में जी। सो देयरफॉर ये कालव्यूह चक्र है, कांग्रेस को गले में शाम का तरह बराबर हो गया है। हमेशा 1-2 दिन का अंदर अंदर मुझे खबर है, किसी ने कांग्रेस लीडर्स ने मुझे भी बताया, सिद्धरामैया का मजबूरी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इसका विकल्प और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, कानून को तौर पर गवर्नर ने सलाह करके दे दिया है। ये कितना दिन ये चीफ मिनिस्टर बना के रहेंगे? एमएलए सपोर्ट है, एमपी सपोर्ट होने दो, लेकिन आम आदमी सपोर्ट नहीं है ना जी, पब्लिक जनता सपोर्ट नहीं है। लेकिन राजगोपालन सर, ये सीएम की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ज़मीनें आवंटित की गई उनको, 14 साइट्स आवंटित की गई, जो ज़मीनें अक्वायर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कम दाम, उसको उसके बदले में जो ज़मीनें दी गई, आवंटित की गई, वो कम दाम में थी। उसके बाद से फिर ये साइटें आवंटित की गई, इसलिए
ये कहना कि इसमें कोई भ्रष्टाचार है, इसमें कोई पैसे का हेरफेर किया गया है, ये सही बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कानून तौर पर सिचुएशन एनालाइज किया है। आरटीए एप्लीकेशन कर्नाटका सरकार ने जवाब दिया है। देयरफॉर मुझे लगता है गवर्नर साहब ने कानून को तौर पर अपना स्टडी करके चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका से भी सलाह लेकर के किया है ये काम। नहीं है, सिद्धरामैया फंस गया बहुत बुरी तरह से। आपका वाइफ को नाम पर 2009 पर सैंक्शन भी किया होगा, 15 साल को ऊपर, 20 साल को ऊपर, लेकिन क्यों इतना दिन किया करके ये क्वेश्चन है। लेकिन उसमें अपना पार्टी में संगठन में कूट पड़ गया है। डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को हटाना चाहते हैं, उसको सोनिया गांधी ने भी सपोर्ट दे रहे इनडायरेक्टली। देयरफॉर ये कांग्रेस में अंदरूनी मामला है, ये सिंपल चीज है। तो फिर अगर आप ऐसा कह रहे हैं सर, तो फिर सीएम का फेस कौन हो सकता है, ये भी जरा बता दें। डीके शिव कुमार अपने आप पता लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी, आपको याद होगा, जो उधर रामनगर करके उसको बदल करके बैंगलोर साउथ बना दिया, एक राम नहीं चाहिए करके। छोटा मामले में बड़ा हो गया सारा कहानी। मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में इतना नजदीक से देख रहा हूँ। आपके कहने का मतलब कि ये सारा मामला और डीके शिव कुमार की भी इसमें रोल है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को फंसाना चाह रहे हैं, और खुद सीएम के तौर पर जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी तरफ से। बिल्कुल जी, बिल्कुल डीके शिव कुमार को सपोर्ट मल्लिकार्जुन करके कर रहे हैं सिद्धरामैया को हटाने के बारे में। सो इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हो गया है कांग्रेस का अंदर। देयरफॉर विकल्प कुछ नहीं है। कानून तौर पर देखोगे सिद्धरामैया को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट को, अदालत में जा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे। अभी केजरीवाल तो बीच में रिलीफ मिल करके बेल में आकर के फिर जेल गया है। एक दिन ना एक दिन मिस्टर सिद्धरामैया को कार्रवाई तो शुरू होगा कानून तौर पर, तब तक इस सत्ता से निकालना पड़ेगा, सत्ता से। ठीक है, तो अब ये सारा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है पॉलिटिकली भी, और चूंकि ये मामला कोर्ट में भी है तो न्यायिक तौर पर भी किस तरह से मामला ये आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि हमारे मेहमान कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार चाह रहे हैं कि ये सरकार चली जाए, कांग्रेस आलाकमान का भी सपोर्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी सपोर्ट है, और चाहते हैं कि वो सीएम के तौर पर आए। लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी आने वाले दिनों में भी। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजगोपालन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रखेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। महके जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब जो दूसरी खबर पर हम निगाह डालेंगे वो कोलकाता से जुड़ी हुई है। बीते कई दिनों से कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का विभत्स एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आज भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम डॉक्टरों को ये आश्वासन दिया है कि देखिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल ही हम जिम्मेदार हैं, सुनिश्चित कीजिए, हम करेंगे आपकी सुरक्षा। न सिर्फ डॉक्टर्स की बल्कि जो तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके
उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है और हम इसको निभाएंगे। लेकिन इस सब के मामले, इस सब के बीच कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी के ऐलान का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, लेकिन ओपीडी के साथ बाकी सेवाएं बंद रहीं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। इसी क्रम में वो हड़ताल पर रहे। Our plan of action is to continue cease work of emergency and non-emergency services till our demands are met. We also would like to say that we'll stand in solidarity with the nursing staff and nursing students of RG Kar MCH, and we strongly condemn the shameful tactics of the Deputy Nursing Superintendent, the Nursing Superintendent and other higher officials attempting to hamper their support. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चिकित्सकों ने कोलकाता की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया। यहाँ पे काफ़ी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नाइट पे काफ़ी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी मांगों को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ हमारा ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अभी तक इमरजेंसी सर्विसेज को रखे रहे हैं और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को भी हम लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जो वर्क प्लेस होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए वो घर जैसा ही होता है, और घर में अगर महिला सेफ नहीं रहेगा तो कहाँ पे रहेगा। मांग है न्याय की, आवाज उठाई है सब लोगों ने मिलकर। अब इनके साथ आईएमए के डॉक्टर भी आ गए हैं। इसके साथ इनकी ये मांग है कि अपने कार्य क्षेत्र पर पूरी सुरक्षा मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, यही इनकी मांग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी चिकित्सकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने समस्या के समाधान के लिए 5 मांगे रखी हैं। उन्होंने इनमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दों को शामिल किया है। गौरतलब है कि आरजी कर अस्पताल की पीड़ित डॉक्टर भी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। आईएमए ने एक केंद्रीय कानून की मांग की है जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को शामिल किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और मजबूत होंगे। डॉक्टरों के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात आरजी कर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की गई है। सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। साथ ही पीड़िता के परिवार को उचित और सम्मानजनक आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि बहुत से राज्य पहले ही अपने यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। कोलकाता की घटना को लेकर ममता सरकार लगातार निशाने पर है। शुक्रवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर वो लगातार आलोचनाओं में घिरी हुई हैं। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है, एज इफ टू पनिश देम, टू पीनलाइज देम। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वो जांच के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और उस पर भरोसा करना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है, फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह और कोलकाता से प्रसन्नजीत की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और ममता सरकार के 40 से ज्यादा डॉक्टर्स का तबादला किए जाने का
पूरे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। सरकार में इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि इस हड़ताल को नज़रअंदाज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट अगर नेशन वाइड हड़ताल को नज़रअंदाज करते हुए 43 डॉक्टर्स का तबादला करती है, तो इससे गलत बात, तालिबानी बात क्या हो सकती है कि 43 डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में एज ए पनिशमेंट तबादला किया गया। ये इट्स नॉट ए रूटीन ट्रांसफ़र। इस तबादले के ऑर्डर की घोर भर्त्सना करते हैं और अपील करते हैं कि ममता सरकार इस ऑर्डर को वापस ले। मेरा सीधा ममता जी से ये मांग है कि अगर ममता बनर्जी वहाँ पे काम कर रहे डॉक्टर्स का साथ नहीं दे सकती, तो ये डिसीजन जो उनका है वो सिर्फ डॉक्टर्स अगेंस्ट नहीं है, देश भर में जितने डॉक्टर्स उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के खिलाफ उनका लिया हुआ डिसीजन है। तो हम इस डिसीजन को कंडेम करते हैं और सीधा ममता जी से ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप गुंडों को सरकार में रोक सकें, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी प्रोटेक्शन करे, वहाँ पे हमारे साथी डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इंसाफ मिले। तो कम से कम 45 ऐसे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे फैकल्टीज, उनका ट्रांसफर कर दिया गया तत्काल। बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या ममता बनर्जी को एक औरत होने के नाते उनको शर्म नहीं आ रही है कि महिला के साथ इतना दर्दनाक, इतनी दरिंदगीपूर्ण घटना हुई और जब हम विरोध कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसफर कर रही है? वो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए डॉक्टरों पे, जो वहाँ के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लगातार वो अटैक करवा रही है। जो साइट है, जो मतलब कि एविडेंस साइट है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टर्स को उन्होंने सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को इधर उनका तबादला किया गया है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है। इस चीज़ में हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए और वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो जाना चाहिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि अहमदाबाद में भारत आए हमारे शरणार्थी भाइयों बहनों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर दी। उन्होंने कहा कि कल अहमदाबाद में भारत आए हमारे शरणार्थी भाइयों बहनों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, उन्हें मोदी सरकार CAA के तहत नागरिकता दे रही है। इससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सदस्यता टीम की घोषणा भी की गई। इसमें प्रक्रिया, नियम, तकनीक और समय सारणी पर विस्तार से चर्चा की गई। ये सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने 1 सितंबर से देश भर में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान के लिए ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 सितंबर से मेंबरशिप ड्राइव 4 आयामों से आगे बढ़ेगा। एक आयाम है मिस्ड कॉल,
टेलीफोन में मिस्ड कॉल के माध्यम से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। दूसरा आयाम है क्यूआर कोड। ये मॉडर्न जमाना है, स्वाभाविक रूप से जिसके पास स्मार्टफोन है क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। नमो ऐप के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता है और साथ ही साथ bjp.org अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अभियान के दौरान कम से कम 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां सदस्यता अभियान बाद में होगा। उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। बीते वर्षों में करीब 18 करोड़ लोगों ने वर्ष 2014 से 19 तक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता अभियान आरंभ होने वाला है। इसमें मुख्यतः जो उद्देश्य है वह है 10 करोड़ प्लस मेंबरशिप बनाना। 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। जो राज्य अभी चुनाव में जाने वाले हैं या चुनाव में जाने की घोषणा हो गई है, उन राज्यों की ये जो मेंबरशिप ड्राइव है यह बाद में होगा और तब इस संख्या में और इजाफा होगा। गौरतलब है कि बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए राज्यवार और मोर्चेवार नेताओं के नाम भी तय किए हैं। बीजेपी इस सदस्यता अभियान के जरिए नए लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले बहनों और बेटियों को एक खास बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा है कि जो भर्तियां हो रही हैं उनमें से 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि इस भर्ती को पूरे ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में जो 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं, इसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये भर्ती सीधे तौर पर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा किया। सीएम ने अंबेडकर नगर में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेला में 2,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण वितरित किया। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और उसके क्रियान्वयन का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब सरकार कार्य कर रही है तो परिणाम हमारे सामने है। 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और सरकार की नीयत साफ है तो इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5,11,00,000 से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा देने वाला पहला राज्य बनता है। अपने दौर के दूसरे चरण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ देने का ऐलान किया। अपने दौरे के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। गौर करने वाली बात है कि योगी सरकार अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। योगी सरकार ने प्रदेश में 3.75 लाख संविदा और 2 करोड़ निजी और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती की नई मेरिट सूची
तैयार करने पर भी मंथन शुरू हो गया है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब रविवार को इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद सरकार इससे जुड़े सभी साझेदारों के साथ मंथन में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की मंशा है कि इसमें सभी पक्षों को न्याय मिले और कोई भी लाभ से वंचित न हो। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अदालत के निर्णय के बाद आगे क्या कदम उठाए जाएं, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर हाईकोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि लोगों को उनका हक मिलेगा। अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी। ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब आइए समझते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कब क्या हुआ। 5 दिसंबर 2018 को परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। 5 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई और 1 जून 2020 को सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में 67.11 अंक अनारक्षित श्रेणी की और 67.73 अंक ओबीसी की कट ऑफ गई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी और एससी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए और 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने माना कि भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी 19,000 पदों पर आरक्षण की गड़बड़ी बता रहे थे और सरकार ने 6,800 की संशोधित सूची जारी की। 13 मार्च 2023 को कोर्ट ने इस सूची को रद्द कर दिया। 17 अप्रैल वर्ष 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली गई। 19 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब यह निर्णय सुनाया गया कि नए सिरे से मेरिट लिस्ट बने। हाईकोर्ट ने भी अपने निर्णय में ऐसे शिक्षक जो पिछले 4 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उन्हें मेरिट में न आने पर सत्र लाभ देकर नौकरी से बाहर किए जाने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय
बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर राजस्थान के उदयपुर से है, जहां 2 स्कूली बच्चों के बीच झड़प हुई और उसके बाद से ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि इसको लेकर बवाल हो गया। सरकार, पुलिस एक्शन में आई, जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले को और भी शांति प्रदान करने के लिए प्रशासन ने इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और जो राज्य की सरकार है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस रिपोर्ट को आइए दिखाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को स्कूली बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। 10वीं कक्षा के छात्रों की लड़ाई के बाद पूरे शहर का माहौल बिगड़ गया। लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को दंगों में तब्दील कर दिया। कानून व्यवस्था का माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है। साथ ही शहर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। राज्य पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उदयपुर में इंटरनेट और स्कूल बंद किए गए हैं। पूरे उदयपुर की पुलिस के अलावा जयपुर से भी फोर्स भेजी गई है। प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। लेकिन इस बीच जयपुर में भी तनाव का माहौल हो गया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर एक युवक को इस कदर पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। शास्त्री नगर थाने के नजदीक स्थित आजाद कॉलोनी में ई-रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मृतक दिनेश स्वामी के परिवार वालों ने शास्त्री नगर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस और परिवार के बीच में सहमति बन गई। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ दिया जाएगा। मुआवजे की घोषणा सीएम के स्तर पर होगी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी युवक शाहरुख की गिरफ्तारी भी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। स्वामी बस्ती और आसपास के इलाके में फोर्स तैनात की गई है। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई-रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। जयपुर के शास्त्री नगर थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि किन कारणों से विवाद हुआ और क्या विवाद में उसकी मृत्यु हुई या अन्य कोई कारण है। फिर भी अपराधी कोसों दूर नहीं है और परिवार पीड़ित जो है उसके साथ पूरा भाजपा परिवार सरकार साथ है, सारे सनातनी साथ है, पूरा न्याय होगा। और लगभग जो मांगी थी वो पूरी उनकी पहले सरकार ने मांग करने से पहले ही कह दी थी। इस बीच पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बुलेटिन के आखिर में चलते जाए देश की दूसरी अहम खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में, और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। ये बैठक दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि जेपीसी के सदस्यों को विधेयक के बारे में जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कहा कि SGPGI को हमें एम्स की तर्ज पर विकसित करना है। PGI में बहुत जल्द ही नए विभाग खुलेंगे।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राखी का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, इसका उत्साह भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। मुंबई में राखी के त्योहार से पहले ही महिलाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम के त्योहार का जश्न मनाया। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया था। भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन लेन पुल गंगा नदी में ध्वस्त होकर गिर गया। ये पुल नाबार्ड योजना के तहत सुल्तानगंज में बन रहा था। इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने कहा कि अगर पहले इस मामले पर कार्रवाई की गई होती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं तेज बारिश तो कहीं मध्यम बारिश का अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पुडुचेरी और कराईकल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।